नमस्कार बच्चों, आज का ये क्लास आपके 5 फरवरी के फिजिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने बायोलॉजी में अभी आपको बताया था कि रिलेटेड प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। इसके अलावा जैसे हो सकता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो आप ये याद रखो कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूं अलग से, अगर ये भी एग्जाम में आएगा तो बताओगे ना कि भैया बताए थे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मान बच्चों ये होता है। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर रिलेटेड भी आया, ऐसे ये तो आएगा, लेकिन अगर रिलेटेड भी आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर में होता है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। ऐसे बच्चा पार्टी मैं सब्जेक्टिव तो पढ़ाता नहीं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़े हो तो फिजिक्स में ये फिक्स कर लो कि भैया 35 ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में सही करके आने वाले हो। देखो, यहां पे है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। देखो, अधिक तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल का होता है, लेकिन अब कम वाला पूछेगा तो क्या लगाओगे, कम अगर पूछेगा तो बैगनी बता के आइएगा। लेकिन बच्चों, अगर तरंग दैर्ध्य की जगह विचलन पूछे तो जिसका कम यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होगा उसका विचलन अधिक होगा। एकदम रट लो मेरे भाई, विचलन क्या होगा इसका, अधिक हो जाएगा। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका विचलन क्या होगा, कम होगा। 4 प्रश्न यहां से बन गया, अब नहीं छूटने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में भैया किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। देखो, आपने पढ़ा होगा हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, लेकिन अब कितना होता है ये याद रख लो, 2.42 होता है। और बच्चों, इसका क्रांतिक कोण आपको याद रखना है। हीरा का क्या याद रखना है, क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है। एकदम रटते चलो मेरे भाई, बोलते चलो ना, आप बोलो ना कि इसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। इसके बाद भैया कांच का अपवर्तनांक आ जाता है, कितना होता है बताओ, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, सभी साथी को पता है मेरे भाई कांच का कितना होता है। तो ये आप लोग बताना कि भैया 1.5 ऐसे करके होता है, वायु का 1.0003 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, जल का 1.33 होता है, सेंधा नमक का 1.54 होता है। ये सब आपको याद रखने हैं मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो बच्चे, इसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा 1 μ2 बराबर क्या होता है, μ2 बाई μ1। μ2 बाई क्या होता है मेरे भाई, μ1। ये फॉर्मूला याद रखो। ऐसे फॉर्मूला बेस वाला ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा, तो आप टेंशन ले लो, बहुत जल्दी ही करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 5 फरवरी के लिए आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत के आपतन कोण को क्या कहते हैं। एकदम आसान से याद रखो भाई, क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसे में 2 नंबर के लिए बता दो, क्रांतिक कोण इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखो, आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों का आप अनंत बता के आइएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का बताओ। यहां पे प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार किसकी व्याख्या नहीं होती है। अब नहीं होने वाला भैया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। और 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। अच्छा बच्चों, तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया। एकदम रट लो भाई, 2 नंबर के लिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछेगा कनिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। कनिका सिद्धांत बच्चों न्यूटन ने दिया था। उसके बाद क्या आएगा बताओ, जल्दी से आप लोग बता के चलिएगा बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 8 नंबर सवाल है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम मान्य है, किसके लिए मान्य है बच्चों, ये बता के चलो। 8 नंबर सवाल का जवाब तो भैया ये बिंदु स्रोत के लिए मान्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक शर्त 2 होता है, ये याद रखिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछेगा, एकदम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो 11 का बताना आप लोग। यहां पे प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण जो है सबसे कम होता है, तो बैगनी के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये यहां पे सेट कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रश्न क्या है देखो, तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। कभी कभी देखते हो ना, किसी में आप पानी भर के रखो, उसमें लगेगा कि ये ऊपर ही है। इसका कारण क्या है मेरे भाई, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखो फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला ऐसे मैं यहाँ पे इसका सॉल्व नहीं, पहले एक फॉर्मूला लिखाता हूं। P बराबर P1 प्लस P2 भैया, P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला है, इसे याद रख लो। P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है, इसे याद रख लो। P बराबर 100/f फोकस दूरी होता है, तो ये याद रख लो। अभी तो सॉल्व हमारा इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी बताना जरा सा, इसकी फोकस दूरी सभी तो सेंटीमीटर में, तो ये से होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा। फोकस दूरी पूछा है तो f बराबर क्या होगा, 100/p होगा, लेकिन p हमारा 2 दिया गया, मतलब पावर 2 है, तो 2 यहाँ पे 50 दूना के 100 हो जाएगा। यहाँ पे f बराबर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा तो है भैया, ऑप्शन नंबर बी आप लगा दो, लेकिन फॉर्मूला सब याद होना चाहिए मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न आ चुका है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी समान रहती है, कोई भी बदलाव नहीं होता है मेरे भाई। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस मेरे भाई आपने पढ़ा होगा। लेंस की क्षमता का एक मात्रक मीटर इनवर्स होता है, दूसरा मात्रक डायोप्टर होता है। दोनों मात्रक आप याद रखो, अभी तो एक मात्रक डायोप्टर मिला है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। अच्छा लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति बच्चों लेंस की क्षमता कहलाती है, एकदम रट लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होने वाला आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे बताओ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अच्छा कैसा बनता है बच्चों, ये बनता है वास्तविक। कैसा बनता है मेरे भाई, वास्तविक एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक एवं बच्चों उल्टा बनता है, एकदम याद रखना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 18 का बताइएगा। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, एकदम आसान है। क्या पढ़ा है आपने, P बराबर क्या पढ़े हो भैया, 100 बाय फोकस दूरी होता है। हमें क्षमता ही तो निकालना है, फोकस दूरी 20 दिया गया है, तो आप कहोगे P बराबर 100 बटा में F है, तो F हमारा 20 दिया गया, 20 लिख लो, 20 पचे का 100 होता है। P बराबर क्या होगा, 5 डायोप्टर होगा। P बराबर 5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर डी। भैया ये P क्या है, तो पावर ऑफ लेंस भैया, लेंस की क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलिएगा, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग भैया यहां पे अबिंदुकता, अब देखो निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज होता है, एकदम रटते जाओ हमारे साथ। दीर्घ को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। कांच के एक अवतल लेंस को यहाँ पे जल में डुबाया
बढ़ाया जाता है तब यह क्या हो जाएगा, तब यह भैया हो जाता है कम अपसारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बताइएगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, मतलब अभिसारी कहते हैं या फिर अपसारी, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ये दोनों में से आ जाता है भैया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कमेंट करिएगा। आपका HW ये रहा बच्चा पार्टी, ऐसे लिखिएगा भैया आपके HW का आंसर हम लगा रहे हैं, और ये रहा, ये एक है और ये दो है, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा मेरे भाई। सभी साथी कमेंट करना चाहते हो ना अच्छा नंबर आए फिजिक्स में, और प्रदीप भैया का क्लास कर चुके हो तो फिर आप टेंशन ना लो मेरे भाई। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर 1 प्लस भैया d बाई एफ ही, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, कौन सा होगा 1 प्लस डी बाई एफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 22 का बताइएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी व उल्टा होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है, कहां पर होना आवश्यक है, तो बड़ी फोकस लंबाई का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होगी, बता दो। 24 नंबर सवाल का जवाब FO प्लस FE होता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे भैया, लंबाई तो L बराबर क्या होगा FO, और यहाँ पे प्लस में FE होता है, तो ये आप याद रख लो। यहाँ पे ये FO मतलब ऑब्जेक्ट लेंस है, और E मतलब आई पीस होता है, ऐसे करके आप याद रखिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो है वो कितनी होती है, तो माइनस का FO बटा में FE। ये आवर्धन क्षमता मतलब क्या है, m बराबर माइनस का FO बटा में FE, ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको सीधा रटना पड़ता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग मेरे प्यारे से साथी, आसमान का रंग जो है नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है, नीला दिखाई हमें देता है प्रकीर्णन के कारण बच्चों। अच्छा ये बताना आप लोग, इंद्रधनुष का निर्माण किसमें होता है बच्चों, आप हमें कमेंट करके बता दो इंद्रधनुष का निर्माण हम किसमें पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें हम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। जितना मैं HW पूछ रहा हूं भैया कमेंट हम चेक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 का बताइएगा, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में भैया यहां पे प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य सीधे रूप से घट जाता है, 28 का आप ए लगा दो। चलो 29 का बताओ, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है, ये लो मैंने तो बता दिया था, तो बताओ ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है, 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण मेरे भाई म्यू माइनस का 1 इंटू में ए होता है, ऐसे डेल्टा एम बराबर पढ़े हो ना, म्यू माइनस 1 इंटू में ए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है, ऑप्शन बी लगा दो। चलो अगला बताइएगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मेरे भाई, दूरी का मात्रक है, ऑप्शन ए लगा सकते हो आप लोग। चलो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये एग्जाम में आएगा, स्पष्ट दृष्टि की भैया क्या पूछेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा ना, तो आप 25 सेंटीमीटर बताइएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 का बताइएगा, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो आपको तो ये बताया गया है, P बराबर आप 1/f ले लो फॉर्मूला, हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर 1/P कर दो, 1 हमारा P हमारा 4 दिया गया तो 1/4 कर दो, 1 रुपया है, 4 आदमी को देना है तो 25 पैसा करके होगा ना भाई, तो यहाँ पे कर लो ना। राइट आंसर आपका क्या होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा भाई, मीटर में होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ मीटर के लिए है, और सेंटीमीटर के लिए क्या है, P बराबर 100 बाय फोकस दूरी, ये भैया सेंटीमीटर के लिए, जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, मैंने ऊपर बताया है, तो कितना 24.41 डिग्री होगा। 36 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं पानी का बता देता हूं भाई, पानी का कितना होता है, 48.75 डिग्री होता है। इसके बाद एक क्राउन
कांच आता है, कैसे करके भाई पूछेगा क्राउन कांच का कितना होता है क्रांतिक कोण, तो क्या बताओगे, वो होता है 41.41 डिग्री। कांच वाला पूछे ना 41.41 डिग्री बताइएगा, और घना फिल्म कांच वाला 37 पॉइंट कितना होता है 31 डिग्री होता है, ये याद रखना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला नंबर सवाल है कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, लगभग में 42 डिग्री, मैंने क्या बताया 41 पॉइंट कितना होता है 41 डिग्री, मतलब लगभग में कितना भाई 42 के लगभग है ना, ऑप्शन डी लगा दो। इसके लिए आपसे अपवर्तनांक पूछा जा सकता है कि कांच के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, तब आप लोग 1.5 बता के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। मेरे भाई ध्रुवीकृत जो है ध्वनि तरंगों को आप नहीं कर सकते, 38 का राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे बताइएगा ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक कौन सा हो जाएगा, ये संख्या परिवर्तन होगा। अच्छा लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था। अच्छा कौन किया था भैया, ये किया था थियोडोर मैमन ने, किसने किया था, थियोडोर भैया मैमन साहब ने ये किया था, खोज किया था, याद रख लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होगा, कलांतर होता है, इंग्लिश में आप फेज डिफरेंस बता के चलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 का बताओ, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई की मतलब समान नहीं है भाई, समान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे व्यतिकरण और विवर्तन ये दोनों का डिफिनेशन आपको याद होने चाहिए, 2 नंबर में एकदम छप जाता है मेरे भाई, विवर्तन से आप क्या समझते हो, व्यतिकरण से क्या समझते हो, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, न्यूटन साहब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। बच्चा पार्टी ऐसे एग्जाम बताओ लेट से तो नहीं जाते हो ना, एकदम ऐसा किसी के ये भरोसे मत रहना कि भाई कोई ऑब्जेक्टिव भेजेगा, सब्जेक्टिव कोई कुछ नहीं करता भाई। अब हमारा बिहार जो है ना पूरा का पूरा एजुकेशन के मामले में स्ट्रिक्ट हो चुका है, इसलिए माता सरस्वती का नाम लो और एकदम फ्री माइंडेड होकर एग्जाम दो, जो होगा देखा जाएगा ना, इसलिए लेट नहीं होना। देखते हैं हम ना वीडियो सब देखे हैं कि कहीं कहीं यहाँ पे लेट हो गया तो घुसने नहीं दिया गया, तो 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से एकदम ऐसे करो ना भाई, लगे कि खुद को ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। बताओ किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं भाई, दर्शन कोण कहते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और फिजिक्स में ऐसे आप लोग शेर बन के जाओगे और वैसा ही सेम टू सेम शेर बन के आप बाहर निकलोगे। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध है जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के लिए सही है। आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन साहब का, भैया कौन सा, आइंस्टीन साहब का आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध E बराबर mc स्क्वायर होता है, E बराबर mc स्क्वायर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये किसका भाई, आइंस्टीन का है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है, तो आप लगाइएगा E बराबर mc स्क्वायर। ऐसे घुमा फिरा के पूछता है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम का अर्थ क्या है, घुमा फिरा के जैसा पूछेगा लेकिन सिलेबस से पूछेगा। देखो विवर्तन की घटना को कितने भागों में बांटा गया है, विवर्तन एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। चलो अगला बता के चलो, 47 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखो अगर प्रकाश तरंग पूछे अनुप्रस्थ और ध्वनि पूछे अनुदैर्ध्य, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 48 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा गोलाकार होगा। 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी आपने क्लास को लाइक कर दिया ना, प्लीज आप लोग क्लास को भैया लाइक कर देना ना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक वाइक कर लेते हो, प्रदीप भैया को थोड़ा सपोर्ट कर देते हो। देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण है और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, एकदम 3 को यहां से याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ मानव नेत्र की विभेदन क्षमता अगर मिनट में पूछेगा, अगर आपसे मिनट में पूछेगा तो 1, और अगर डिग्री में पूछेगा भैया डिग्री भी आ जाता है, तो डिग्री में पूछेगा ना 1/60 डिग्री बताइएगा आप लोगों के। चलो तब आप लोग ये बताइएगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, अगला नंबर सवाल है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुणा में पथ लंबाई। 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपने पढ़ा होगा बीटा बराबर डी लेमडा बटा में डी, लेकिन एक बात जानते हो भाई, पूछेगा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक
प्राप्त करे और आपके सामने 5 नंबर रहेगा तो बच्चों ये सिद्ध करने वाला एग्जाम में आ जाता है, तो ये सिद्ध वाला एक बार रिवीजन करके जाइएगा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बीटा बराबर डी लैम्डा बाय डी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। याद रख लोगे ना? चलो बताओ, याद रहेगा ना? ये बीटा क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई हो जाता है इसमें। उसके बाद ये बड़ा वाला डी क्या होता है? स्लिट, वैसे स्लिट होता है ना, और पर्दे के बीच की दूरी हो जाता है। ये लेमडा क्या है भाई? तरंगदैर्ध्य हो जाता है। और ये छोटा वाला डी क्या होता है? स्लिटों के बीच की दूरी होता है। चलो आगे बढ़ते, वो स्लिट वाला आपने ये व्यतिकरण में पढ़ा होगा। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपने लगा के चला, करेक्ट होगा। अच्छा, अगर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछेगा तो क्या बताओगे? ऐसे होता है विनाशी व्यतिकरण, एक होता है रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक भैया, यहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसा तो नहीं बोलो कि भैया नहीं बताया था। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या पूछ सकता है? पथांतर भैया। पथांतर अगर इसमें पूछे, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछेगा तो सिंपल सा लगाइएगा। क्या लगाओगे? 2n यहाँ पे लेमडा बाय 2, ऐसे इनटू में है, ये प्लस में है, ऐसा नहीं करना है आपको, ये लगा के आना है। रचनात्मक के लिए ये होगा और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये करेक्ट होगा। पथांतर दोनों के लिए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है? जीवाश्म की आयु मेरे भाई ये पता होता है कार्बन डेटिंग द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला बताइएगा, प्रश्न है, इनमें कौन है जो चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश जो उत्पन्न करेगा ना, वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा और पोलराइड होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ए और बी दोनों करेक्ट है। चलो बताओ, यहाँ पे निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होगा? तीव्रता लगाइएगा। आप लोग क्या बता रहे हो? तीव्रता करेक्ट होगा, आपने सही बताया है। चलो अगला बताओ, तरंग यहाँ पे व्यतिकरण में क्या होता है? तरंग व्यतिकरण में क्या होगा भैया? ऐसा मत समझना इजी पूछ देगा, नहीं, अब बताओ ना। तरंग व्यतिकरण में क्या होता है? तो ऊर्जा का ना तो लाभ होगा और ना ही क्षय, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो ये ईथर कण के कंपनों से भैया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हाइगेंस ने कब किया था? इसमें हम आपका स्कोर तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलो 59 का बी बता रहे हो। और कणिका सिद्धांत किसने ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये हाइगेंस ने दिया था, जो आपके सामने दिया गया है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताइएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? भैया न्यूटन ने किया था। और कब किया था बता दो जल्दी से भैया, 1675 में। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना है जो होती है? तो वो घटना विचलन है। क्या है भैया? डेविएशन है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ, यहाँ पे माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान घटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य के संबंध में कि अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि म्यू यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1/λ। ये याद रख लो, अगर म्यू बढ़ेगा तो फिर ये वाला घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ, यहाँ पे क्या है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। 64 का ए करेक्ट हो जाएगा। 65 का बताइएगा, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। ए ऑप्शन आप लगा के चलिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे 66 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। चलो बताओ, यहाँ पे दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो समतुल्य भी उत्तल ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट कर लो आप लोग। चलो बताओ, यहाँ पे संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? मैंने फॉर्मूला बताया था क्या बच्चों? P बराबर P1 प्लस P2, ये बताया था क्या? एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में। हाँ भैया, ये आपने बता के चला था। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आया हुआ है। चलो अगला नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी कितनी होती है? देखो, अगर उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा तो आप बताइएगा भैया ये धनात्मक होता है। उसके बाद अगर अवतल लेंस का क्षमता पूछेगा तो आप यहाँ पे ऋणात्मक बता के चलिएगा। और बच्चों फोकस दूरी भी सेम ही होता है। उत्तल लेंस का क्षमता पूछे, फोकस दूरी पूछे, यहाँ पे धनात्मक बताइएगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी पूछे या फिर क्षमता पूछे, दोनों यहाँ पे ऋणात्मक होता है। यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी यहाँ पे क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70
नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि क्लेडिंग का अपर्तनांक करोड़ के अपर्तनांक से क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा भाई, ऐसे करके जो वो जैकेट बना हुआ होता है तो आपने ये वाला पढ़ा होगा ना, इसमें हमारा क्लेडिंग होता है, कुछ भाग करोड़ होता है। तो बताओ इसमें क्लेडिंग का अपर्तनांक जो है करोड़ के अपर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और फिजिक्स में 70/70 लाने की गारंटी हमारी है। अगर आपने प्रदीप भैया का क्लास जो है, प्रदीप भैया का क्लास क्या शुरू से लेकर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए ना बच्चा पार्टी, फिजिक्स में 35 ऑब्जेक्टिव सही करने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और विद्या आनंद पे अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे भाई, मिलते हैं फिर।